मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य प्रदीपिका सारस्वत की लिखी कहानी दुआओं की रात। सुबह के 8 बजे थे और अब तक धूप नहीं निकली थी। पिछले एक पहर से श्रीनगर के आसमान पे काले बादलों की बटालियन लगातार उतरती जा रही थी। जरूर ऊपर अनंतनाग या पामपोर में बारिश हुई होगी, तभी गीली सी हवा बहते हुए श्रीनगर तक चली आई थी, आने वाली बारिश का संदेशा लेकर। 8:30 बजे महक कादरी कॉलेज के लिए निकलती है। अभी वो ताज़ा धोए अपने बालों को ब्लो ड्राई करने के बाद उन पर टॉर्चर नंबर 2 यानी स्ट्रेटनर की आजमाइश शुरू करने ही वाली थी कि हवा ने उसकी खिड़की का पर्दा सरका दिया। शुक्र है आज धूप नहीं निकली, कम से कम बस का इंतजार करते वक्त जलना तो नहीं पड़ेगा। बाहर का मौसम देखकर खुश हो गई थी महक। 3 दिन पहले उसने वुमेन्स कॉलेज में दाखिला लिया है। पहले दिन उसके अब्बू जी उसको कॉलेज तक छोड़ने गए थे, लेकिन अब तो वो बड़ी हो गई है, स्कूल खत्म हो गया है उसका। कब तक अब्बू जी उसको छोड़ने जाते रहेंगे। पहले दिन की शाम की चाय के वक्त उसने मोजी से कह दिया था कि अब से वो अकेले कॉलेज जाया करेगी। मोजी ने पहले भी कभी उसकी बात टाली थी जो आज टालती, फौरन मान गई थी। लेकिन कल इतनी धूप थी कि अब्दुल्ला ब्रिज पर बस का इंतजार करते करते नानी याद आ गई थी उसको। दिल तो किया था कि अब्बू जी को फोन करके फिर बुला ले, लेकिन नहीं, क्या इंप्रेशन पड़ेगा उसका नए क्लासमेट्स पर। इतने बड़े होके कोई अब्बू के साथ कॉलेज आता है क्या? नहीं, मैनेज तो करना ही पड़ेगा। पर आज तो मौसम अच्छा है। बाल स्ट्रेट करने के बाद पफ बनाते हुए महक खुश थी कि आज सर पे दुपट्टा रखने के चक्कर में उसके बाल तो नहीं खराब होंगे। स्कूल में रोज यूनिफॉर्म पहननी पड़ती थी, अब जाके निजात मिली है। क्लास में सबसे स्टाइलिश दिखना तो बनता है ना। कल भी पूरी क्लास ने नजर उठा के उसको देखा था जब वो पिछले दरवाजे से अंदर आई थी। बस स्टॉप पे खड़ी थी, तब भी तो उसे ऐसे ही लग रहा था जैसे सब के सब उसी को देख रहे हों। खास तौर पे वो खाकी बाइक वाला लड़का, वो तो तब तक उसको देखता रहा था जब तक वो बस में बैठ के चली नहीं गई थी। पागल कहीं का, मन ही मन महक ने उसका मजाक बनाया था। आज भी जब वो बस स्टॉप पर पहुंची तो ब्रिज के किनारे वही खाकी बाइक नजर आई थी उसे। कनखियों से अनजाने में बाइक के मालिक को भी तलाशा था उसने, लेकिन फिर बस आ गई। खिड़की वाली सीट मिली थी आज उसे, खुश हो गई थी वो। थोड़ी देर बाद जब कंडक्टर को देने के लिए उसने पैसे बढ़ाए तो उसकी खुशी हैरानी में बदल गई। आपके पैसे पीछे बैठे उन जनाब ने दे दिए हैं, कंडक्टर ने पीछे की ओर इशारा करते हुए कहा था। पीछे पलट के देखा तो वही खाकी बाइक वाला लड़का था। इस बार उसे गुस्सा आ गया था। आप कौन होते मेरे पैसे देने वाले? ज्यादा पैसे तो ज़कात दीजिए किसी लाचार को जाके, महक ने गुस्से में हड़काया। पर उस लड़के ने पलट के कुछ कहा नहीं था, बस खिड़की के बाहर देखने लगा था। अगले स्टॉप पर उतनी ही खामोशी से उतर गया था वो। अगले दिन फिर यही हुआ। जब उस लड़के ने फिर से महक कादरी का किराया दिया तो वो कुछ नहीं बोली। अजीब लड़का है, कल इतने लोगों के सामने मैंने इसकी बेइज्जती की पर इसको तो कोई असर ही नहीं है। दो बच्चों पैसे, देखती हूं आखिर कब तक दोगे, महक ने मन ही मन सोचा। फिर ये रोज का सिलसिला बन गया। ब्रिज के पास वो लड़का अपनी बाइक पार्क करता, महक के साथ बस में चढ़ता, रोज उसके किराए के पैसे देता और विमेंस कॉलेज आने के पहले ही उतर जाता। कॉलेज के 3 साल बीत गए, लेकिन उसने कभी महक से बात करने की कोशिश नहीं की। महक ने कई बार चाहा कि उससे पूछे कि आखिर वो रोज उसके साथ क्यों जाता है, लेकिन मैं लड़की हूं, मैं क्यों जाके उससे बात करूं वाले गुरूर ने कभी उसको ये बात पूछने ही नहीं दी। फिर एक दिन उसका कॉलेज खत्म हो गया और बस का आना जाना भी। कॉलेज के दोस्तों के साथ साथ न जाने क्यों महक को वो लड़का भी याद आता था। गहरी काली आंखों और घुंघराले बालों वाला वो खामोश सा लड़का जो किसी साये की तरह बेआवाज उसका साथ देता और चला जाता। कॉलेज के बाद भी यह हालत थी कि महक जब भी घर के बाहर निकलती, न जाने कैसे उस लड़के को खबर हो जाती। 2 पल के लिए ही सही वो नजर जरूर आ जाता था और उसी तरह दूर से ही देखकर लौट जाता था हर बार। मन ही मन हैरानी और झूठा गुस्सा लिए उसे महक कोसती तो थी, लेकिन सच तो यह था कि जब तक वो नजर नहीं आता था महक को भी कुछ अधूरा सा लगने लगता था घर से निकलना। हमेशा दूर से उसको देखकर चला जाने वाला वो लड़का
आखिरी मुलाकात के वक्त खामोश नहीं रहा था। उस दिन अभी गुजर मार्केट में अपनी कज़न के साथ उसकी शादी की शॉपिंग करा रही थी महक। खरीदारी करके जब वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी तो वहीं खड़ा था वो। आपकी एंगेजमेंट हो गई? महक के हाथों में लगी मेहंदी को देखते हुए उसने बड़ी ही दुखती हुई आवाज में पूछा था। हाँ, हो गई। महक ने शरारत से जवाब दिया तो उसकी आंखों में उतरा दर्द आंसू बन के पिघल आया। मैं आपको पसंद करता हूं, उसने पहली बार सीधे महक की आंखों में आंखें डाल के सधी हुई लेकिन धीमी आवाज में कहा था। पर मैं तो नहीं करती, इतने सालों से पीछा कर रहे हैं आप मेरा, न तो आपको अब तक कुछ हासिल हुआ है ना आगे होगा कुछ। बिना कुछ सोचे समझे ये कहकर आगे बढ़ गई थी महक और वो उसे खामोशी से जाता देखता रहा था। घर में वाकई महक की शादी की बात चल रही थी। मौजी और अब्बू जी ने जाहिद को चुना था उसके लिए। हर तरह से महक के लिए मुफीद था रिश्ता। दिखने में हैंडसम, मिजाज से नर्म, लंदन में अपना बिजनेस, देखा समझा परिवार, ना कह देने की कोई वजह नहीं थी महक के पास। अगले कुछ दिनों में उसकी एंगेजमेंट हो गई और फिर शादी। पहली बार अपने होने वाले शौहर को देखने से लेकर रिश्ता पक्का होने और निकाह तक कई बार उस लड़के का ख्याल, उसकी खामोशी और उसकी वो आंखें महक के जहन में जुगनू की तरह मध्यम मध्यम चमकती रही थीं। पर न जाने क्यों हर बार उसने अपनी जिंदगी में उगने को तैयार इस नए सूरज की रोशनी में उन जुगनुओं की चमक को खो जाने दिया था। आखिरी बार महक ने उस लड़के को अपने वलीमे के दिन देखा था, भीड़ के पीछे कहीं। उसकी कजन आलिया उससे काफी देर तक बात करती रही थी। आलिया महक की सिर्फ कजन ही नहीं, उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी थी। उसे ये सारी कहानी मालूम थी। जरूर उसके आंसू पोंछ रही होगी। महक ने थोड़े गुरूर, थोड़ी संगदिली से सोचा था। थोड़ी सी चुभन भी साथ में थी उस ख्याल में, जिसे बहुत जल्दी से नजरअंदाज कर दिया था उसने। शादी के बाद महक लंदन चली गई थी। वो लड़का, हाँ, नाम भी तो नहीं पता था महक को उसका, तो वो गुमनाम लड़का और उसकी महक के लिए दीवानगी यहीं पीछे छूट गई थी श्रीनगर में। लंदन जाकर वहां के नए माहौल में ढलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा था महक को। शुरू के कुछ महीने तो वहां बसे रिश्तेदारों से मिलते मिलाते, उनके यहाँ डिनर पे जाते ही बीत गए थे। सबसे दोस्ती हो गई थी उसकी। बस एक उसका पति जाहिद ही था जो अब तक उसका दोस्त नहीं बन पाया था। बिजनेस को लेकर जाहिद की मसरूफियत समझती थी महक, इसलिए उसने पूरा वक्त दिया था उसे। एक अच्छी बीवी की तरह वो जाहिद की सहूलियत का पूरा ख्याल रखती, देर रात तक उसका इंतजार करती, उन 2-4 लम्हों में ही अपनी खुशियां जी लेने की कोशिश करती जब जाहिद कभी कभार प्यार से उसका गाल थपथपा देता या फिर उसके लिए कोई महंगा तोहफा ले आता। महक ने 1-2 बार श्रीनगर घूम आने को कहा था, पर तब भी टाल दिया था जाहिद ने अपनी मसरूफियत का कहकर। पर कोई कितना इंतजार कर सकता है। महक ने इंतजार किया उस शख्स का जो उसके नाज उठाए, उससे बातें करे, फरमाइशें करे, उसके साथ वक्त बिताए। लेकिन वो तो बस जाहिद के घर और मेहमानों का ख्याल रखने वाली एक खूबसूरत होस्टेस भर बन के रह गई थी। ये सब बातें किसी से कह भी नहीं सकती थी वो, सिवाय आलिया के। इससे तो तू जैन को हाँ कह देती तो अच्छा था, पलकों पे बिठा के रखता तुझे। एक दिन यूं ही बातों बातों में आलिया ने कह दिया था, जैन, ये कौन है? महक ने पलट के सवाल तो किया, पर न जाने क्यों उसके जहन में उस बस वाले लड़के की सूरत घूम गई थी। वही जैन जिसने सालों तुम्हारे फेरे किए थे और उसका नाम तक मालूम करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। आलिया उसी के बारे में बात कर रही थी। खुदाया, ये सब क्या कह रही है तू आलिया? मेरी शादी हो चुकी है अब। महक ने गुस्सा दिखाने की कोशिश तो की थी, पर इस बात ने उसे कहीं अंदर तक झकझोर सा दिया था। दिन भर सोचती रही थी वो उस लड़के के बारे में। उसने जाहिद की जगह जैन को रखने की कोशिश की थी अपने तसव्वुर में कि अगर आज जैन उसका शौहर होता, तब भी क्या उसको इतना अकेलापन महसूस होता? तब भी क्या उसे एक इंतजार के सहारे अपनी नई नई शादी का एक पूरा साल बिताना पड़ता? वो निकाह के बाद पेरिस में हनीमून पे जाने के सपने, वो कैंडल लाइट डिनर के प्लान्स, सब के सब उसके ख्वाबों में रूठ गए थे और वो खुद रूठने लगी थी, खुद अपनी जिंदगी से।
जाहिद, आप श्रीनगर की टिकट करा दीजिए मेरा बहुत मन हो रहा है मोजी से मिलने का। एक सुबह जाहिद को नाश्ता सर्व करते हुए साफ अल्फाज में कहा था महक ने। पर ये क्या, जाहिद नाश्ता बीच में ही छोड़कर उठ गया था। सारा दिन रोते बीता था उसका। दिल तो किया था कि खुद ही फ्लाइट बुक करे और सीधे घर जाकर मोजी से लिपट जाए, उनको सब कुछ बता दे। कुछ भी तो नहीं पता था उनको। जाहिद की बेरुखी के बारे में बताकर वो उनको परेशान नहीं करना चाहती थी, पर सुबह के वाकये के बाद अब और अदाकारी करते रहना मुश्किल हो गया था उसके लिए। अफसोस उसके पास टिकट के लिए पैसे भी नहीं थे। हार कर उसने मोजी को फोन कर ही दिया। मैं तेरे अब्बू जी को सुबेरे ही भेजती हूँ। महक, जाना तो फिक्र ना कर। मिसेस कादरी जैसे सदमे में आ गई थी। एक ही तो बच्ची थी उनकी। ना मोजी, आप बस मेरा टिकट करा दें, महक ने हिचकते हुए कहा था। अगली सुबह जाहिद के फोन पर एक मैसेज छोड़कर वो कश्मीर के लिए निकल गई थी। घर पहुंचकर उसे लगा था जैसे वो वापस जिंदा हो गई हो। मोजी ने उसका कमरा वैसे ही रख छोड़ा था जैसे वो छोड़ के गई थी। लॉन में अब भी उसकी पसंद के फूल लगे थे। अखरोट का दरख्त हरे अखरोटों से भर गया था। उसके आने की खबर सुनते ही आलिया भी यहीं चली आई थी। उफ, कितना याद आता था उसे ये सब। यहां आने के बाद लंदन का घर किसी जेल जैसा मालूम होने लगा था। 1 महीना बीत गया था उसे घर आए, पर जाहिद ने एक फोन तक नहीं किया था। न ही घर में किसी ने जाहिद के बारे में कोई बात की थी उससे। मैं अब कभी लंदन वापस नहीं जाऊंगी, एक रात खाने पर महक ने बेसाख्ता कह दिया। नहीं महक जाना, तुझे अब कहीं नहीं भेजेंगे हम। ओबू जी ने पलट के कहा तो महक को खुशी के साथ साथ हैरानी भी हुई थी। बिना कोई सवाल किए यूं कैसे मान गए थे ओबू जी? कुछ तो था जो उससे छुपाया जा रहा था। जाहिद ने मुझे अब तक फोन नहीं किया और आज ओबू जी ने भी कह दिया कि वो मुझको वापस नहीं भेजेंगे। ये सब क्या चल रहा है आलिया? महक जानती थी कि आलिया को जरूर सब पता होगा। कल जैन घर आ रहा है, मिलेगी उससे? महक के सवाल के जवाब में किसी जवाबी फायरिंग की तरह आए इस जवाब ने महक के होश उड़ा दिए थे। महक के वापस लौटने के बाद जैन ने सब पता किया था जाहिद के बारे में। जाहिद की पहले ही एक शादी हो चुकी थी। ब्रिटिश बीवी को परिवार के साथ रख नहीं सकता था तो महक से निकाह कर लिया था उसने। ओबू जी तो सदमे में ही आ गए थे। जैन ने काफी मदद की थी उनकी। तलाक का प्रोसीजर शुरू हो चुका था। इसी सिलसिले में ओबू जी ने घर बुलाया था जैन को। घर में महक से सामना होने के बाद भी उसने नजर उठाकर महक के चेहरे की तरफ नहीं देखा। ये लड़का वाकई तुझे बहुत प्यार करता है। उसके जाने के बाद आलिया ने कहा तो महक कुछ नहीं कह पाई थी, पर रात भर सोशल साइट्स पर जैन का प्रोफाइल खंगालती रही थी। वो जानना चाहती थी कि ये लड़का आखिर कौन है, क्या करता है, और शायद उसे खुद ही नहीं पता था कि वो क्या जानना चाहती थी उसके बारे में। उसने देखा कि उसके इनबॉक्स में जैन का 2 साल पुराना मैसेज है। मैंने तब से आपसे मोहब्बत की है जब आप अपने अबू जी की गाड़ी में बैठ के स्कूल जाया करती थी। आपको बड़े होते देखा है मैंने, आपको अपनी हर दुआ में मांगा है। आप आए या ना आए महक कादरी, लेकिन मैं अपने आखिरी दिन तक आपका इंतजार करूंगा। एक सांस में कई बार पढ़ गई थी महक उस मुख्तसर से खत को। काश मैंने 2 साल पहले ही इस खत को पढ़ लिया होता। एक हुक सी उठी थी उसके दिल में जो रफ्ता रफ्ता हिचकियों में पिघलते हुए गर्म आंसुओं के झरने में बह गई थी। उस दिन के बाद बेवजह ही इंतजार करती रही थी महक जैन का, पर महक के दिल में उठ रहे तूफान से बेखबर जैन बिना बुलाए कैसे चला आता? आखिर अब तक उसने अपनी मोहब्बत का मयार गिरने नहीं दिया था। आज जाहिद के दस्तखत के साथ तलाक के कागजात वापस आ गए थे। घर में सब खुश थे, लेकिन महक की आंखें सुबह से दरवाजे पर लगी थीं। दीवार घड़ी को एक चक्कर घुमाकर सूरज जहलम में डूब गया, पर जैन का कोई पता नहीं था। महक ने अपने कमरे में जाकर अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोल लिया। उसने वो जैन का खत एक बार फिर पढ़ा। आज वो इस खत का जवाब देने के लिए तैयार थी। कांपते हाथों से महक ने जैन के खत का जवाब लिखा। इंतजार का बदला इंतजार से तो नहीं लेंगे ना आप? एंटर की प्रेस करने के कुछ सेकंड बाद ही महक का फोन बजा।
कॉलर आईडी पर जैन इकबाल का नाम फ्लैश हुआ था। जिसका इंतजार खुद इतनी शिद्दत से किया था, उसे इंतजार कैसे कराता जैन। आज की रात इंतजार की नहीं, दुआओं के कबूल होने की रात थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।